स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं एसआई के स्ट्रेटजी वाले सेगमेंट के अंदर। एक वीडियो अपने पहले कर चुके हैं जिसमें सिलेबस के हर एक पॉइंट का एनालिसिस अपने किया था कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो, फिर इधर आ गया देख लो इसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक चीज और भी बचती है। एक चीज जो और बचती है, बहुत सारे मुझे रोज डीएम आते हैं कि 36% 40% वाला बैरियर कैसे पार करेंगे, कैसे पार करेंगे। उसमें भी लोग लिखते हैं कि 40% का मार्जिन कैसे पार करेंगे। तो 40% का मार्जिन तो आप पार कर जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो 36% का मार्जिन है, जो कि सेकंड पेपर का रहेगा। फर्स्ट पेपर में सबकी कोई है नहीं ऐसा डाउट किसी को कि वो 36% नहीं ला सकते। सेकंड पेपर में बहुत सारे लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो आज उसी प्रॉब्लम को आपकी शॉर्ट आउट करते हैं। आज के बाद में आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं सताएगी, इतना मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना, आपको और कोई भी वीडियोस अब नहीं देखनी पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो देख ली तो। ठीक है, कि कैसे 40% का बैरियर पार करना है। अपने इसको एसआई टेलीकॉम सेक्टर का जो जीके का पेपर था उसके आधार पर जज करने वाले हैं। उसमें कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने हार्ड थे। अब इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं उस पर भी अपने बात करेंगे, उनकी भी मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें इसमें तो एक एक सब्जेक्ट पर अपने बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए और उसमें से इजी कितने थे, मॉडरेट कितने थे और हार्ड कितने थे। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार से आरपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, तो आपको भी उसी के अनुसार ट्रेंड को चेंज करना है। ठीक है ना, ये 2021-2023 वाली स्थिति नहीं है जहां आपको ये एडवाइस की जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है अब। ठीक है ना, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले तो एक रूल समझ लेते हैं। जो पासिंग मार्क्स का रूल अभी आरपीएससी लेकर आई है 40% का, वो क्या है? वो सिंपल है कि जो हिंदी का पेपर है वो आपको पता है 200 मार्क्स का है। ठीक है, और जीके का पेपर भी 200 मार्क्स का है। टोटल 400 नंबर का हो गया। अब प्रत्येक पेपर में आपको 36% मार्क्स अर्जित करने हैं। ठीक है, दोनों ही पेपरों में 36% अलग अलग। ठीक है, हिंदी में 36% का मीनिंग हो गया 36 क्वेश्चन आपको करने हैं, 72 मार्क्स आपको गेन करने हैं। इसी प्रकार से जीके में भी 36 क्वेश्चन करने हैं और 72 मार्क्स आपको गेन करने हैं। ये आपके लिए चुनौती आपको लग रहा है कि नहीं है, ठीक है, और नहीं भी होनी चाहिए। हिंदी में आप इजीली कर सकते हो अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ते हो तो। ठीक है, दूसरा ये है कि जीके में आपको 36% लाने पड़ेंगे। ठीक है, और टोटल एक और रूल है, टोटल जो है जो 400 मार्क्स का है उसका 40%, इसका मीनिंग है 80 क्वेश्चंस आपको दोनों पेपर के मिला के या फिर 160 मार्क्स आपको गेन करने हैं। अब इसमें एक मैं आपको समझा देता हूं, ऐसा नहीं होगा कि 60% मान लो आप, या फिर आप ऐसे कर लो कि 60 क्वेश्चन आपने हिंदी के कर दिए और जीके के 20 क्वेश्चन कर दिए तो ये रूल कंप्लीट हो गया। अधूरा है अभी ये। अधूरा कैसे है? अधूरा ये है कि ये 36% हुए ही नहीं जीके के। ठीक है, दोनों के 36% होंगे तभी ये मार्जिन क्लियर होगा। ठीक है ना, दोनों में 36% और टोटल का 40%। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो 50-30 भी किया है तो भी नहीं माना जाएगा। 50 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन जीके, तो भी नहीं माना जाएगा जब तक ये 36 नहीं होंगे। मिनिमम 36 तो आपको करने ही हैं क्वेश्चन, और 72 मार्क्स। ठीक है, तो ये रूल था। अब इस पर आते हैं आगे। अब आते हैं, अब अपने एसआई टेलीकॉम सेक्टर के पूरे पेपर को देखेंगे, 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है मैंने। पहले तो आपको मैं ये समझा देता हूं उस कैटेगरी बनाने का आधार क्या है। इजी क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडरेट क्या होते हैं और हार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो इजी क्वेश्चन वे होते हैं जो वन लाइनर्स होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट होता है जिनमें, और जिनको करने में सेकंड लगते हैं। अब ध्यान रखना, हर वन लाइनर जो होता है वो इजी नहीं होता। ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि एक 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन है जो हार्ड हैं, वन लाइनर्स। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं हो, ऐसा कोई फैक्ट जो आपने कभी सुना ही नहीं हो, देखा ही नहीं हो, वो जो है वो आपके फिर हार्ड में चले जाएंगे, इजी में नहीं रहेंगे। लेकिन इन जनरल 80% वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं जो वो इजी होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा इजी क्वेश्चन वे होते हैं जो लगभग सभी किताबों में आपको मिल जाएंगे मार्केट की, ठीक है। इसके अलावा मैच द कॉलम या सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो कुछ केसेस के अंदर आपके इजी होते हैं, कि कौन कौन से वो केस हैं उन पर भी अपने आएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे केस है जिनमें वो मॉडरेट की श्रेणी में भी आते हैं, उनमें डिपेंड करता है कि वो क्या चीज आपसे पूछना चाह रहा है। आगे अपने एक संघ सूची समवर्ती सूची का प्रश्न होगा, उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब आते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो मॉडरेट क्वेश्चंस जो डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो मॉडरेट की श्रेणी में आते हैं जनरली। इसके अलावा सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं सामान्यतः वो मॉडरेट होते हैं, वो इजी नहीं होते हैं, वो मॉडरेट होते हैं। इजी वो बहुत कम क्वेश्चन बनाते हैं सुमेलित करने वाले, इन जनरल ये मॉडरेट की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। आगे आराम से बात करेंगे उदाहरण लेकर सारे प्रश्नों का। इसके अलावा जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, वो एनालिटिकल जो प्रश्न होते हैं, वो सारे आपके मॉडरेट क्वेश्चंस में आते हैं। आगे अपने बात करेंगे एक एक क्वेश्चन को लेकर। इसके अलावा मॉडरेट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ लोगों के लिए इजी होते हैं, कुछ लोगों के लिए टफ होते हैं। इजी किसके लिए है? जो अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए इजी है, जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए फिर टफ है, ठीक है ना। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं इन जनरल तो मॉडरेट होते हैं, लेकिन अब आरपीएससी ने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लिया है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को टफ बनाया जा रहा है आपका टाइम खराब करने के लिए, ठीक है ना, उस पर भी आएंगे। इन जनरल तो ये आरपीएससी पहले मॉडरेट की श्रेणी में रखती थी, लेकिन आगे अपने बात करेंगे कितने क्वेश्चन इस बार मॉडरेट दिए हैं। हार्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। हार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? जो मूल स्रोतों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अच्छा, वो आरपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं उनके मुंह से निकल गया कि मूल किताबें, उनको शायद मूल स्रोत बोलना था, लोगों ने उसी को पकड़ लिया बस, कि मूल किताबों का मतलब मूल किताबें ले आओ, मारवाड़ का इतिहास। वो नहीं है भाई, मूल स्रोत वो बोलना चाह रहे थे वो, मूल स्रोत। अब मूल स्रोत में गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी आती है, ठीक है ना। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स, इनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में आप काउंट कर सकते हो। और इसमें भी गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हार्ड क्वेश्चन माने जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि ये सोर्स अब बहुत सारे लोग पढ़ने लग गए हैं। इसके अलावा जो पहले कभी ना पूछा हो, यानी पीवाईक्यूज में उसका कोई भी मेंशन नहीं हो। आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन थे जो नए थे, न्यू क्वेश्चंस जिनको अपने बोलते हैं, जिनका पीवाईक्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज की कितनी प्रासंगिकता है आज के पेपर्स में, ठीक है ना। आरपीएससी के जो पेपर बन रहे हैं उनमें पीवाईक्यू कितने प्रासंगिक है, डिटेल में बात करेंगे। पीवाईक्यू वाली जो बुक वाला वीडियो होगा उसमें आपको मैं सारा बता दूंगा पीवाईक्यूज कितने रेलेवेंट हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकांशतः हार्ड होते हैं। जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती उनके लिए सारे ही हार्ड है, जिनको आती है उनके लिए भी हार्ड होते हैं, ठीक है ना। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जिनमें 3 या 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा उनमें 1-2 फैक्ट ऐसे भी दिए जाते हैं जो हार्ड होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रचलित किताबें हैं, जो फेमस बुक्स आप पढ़ते हो, उनमें जो नहीं है वो भी हार्ड क्वेश्चन में ही आएंगे, जो फैक्ट उनमें नहीं है। अब आते हैं अपने एसआई टेलीकॉम वाले पेपर पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अपने चीजों को करते हैं। सबसे पहले इस पेपर के अंदर जो इजी क्वेश्चंस थे उनको देख लेते हैं एक एक करके। अब जैसे इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत उसके जो सब आर्टिकल्स हैं वहां से प्रश्न बनाया है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, ठीक है ना। इसको आप एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो प्रश्न है आर्टिकल 19(1) के सब आर्टिकल में से प्रश्न बनाया है। और आप जानते हैं सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है वो मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो इसको इजी क्वेश्चंस में काउंट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, संगठन और उनके जो न्यूज लेटर्स दिए हुए, अब देखो ये है तो मैच द कॉलम, लेकिन इसको इजी में क्यों लिया है? प्रश्न देखो, मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार आयोग तो ह्यूमन राइट को ही तो बोलते हैं और इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये है नीति आयोग का नीति संधान होगा, नाम में ही दिया हुआ, इधर आयोग और उधर उसका न्यूज़लेटर दिया हुआ है। उसी प्रकार अब वोटर माई वोट मैटर्स, वोट का संबंध किससे होगा? निर्वाचन आयोग से होगा।
विज आई वाणी, ये बच गया एक, और ये सतर्कता योग से होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये किसी भी किताब में नहीं है, लेकिन इसको किताब में होने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसे भी कर दोगे आप इसको। तो इसके अलावा ये आरपीएससी की साइट पर अबाउट अस वाले कॉर्नर में दिया हुआ है, हर किताब में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा कि कौन कौन सी रियासतों में लोक सेवा आयोग थे स्वतंत्रता से पहले आरपीएससी के गठन से पूर्व, ठीक है। इसके अलावा ये विधिक सेवा प्राधिकरण वाला प्रश्न भी बहुत सिंपल है। आर्टिकल 39 ए जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना। डीपीएसपी में बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसके अलावा मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये आरएएस प्री 2025 में भी पूछा गया था, जो 2024 वाला जो 25 में हुआ था वहां पर भी आया था, और यहाँ पर भी वापस रिपीट हुआ है, और ये आपके बजट में से प्रश्न आया है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न मान सकते हो राजस्थान की, ठीक है ना। इसके अलावा ये गारंटी एक्ट वाला जो प्रश्न है राजस्थान पॉलिटी का, ये बहुत ही इजी है। ये जुर्माने की राशियां सबको याद होती है, ठीक है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको ये जुर्माने की राशि याद ना हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है कि जो जिलेवार जीडीपी है उसका क्रम पूछा है, तो सबको पता है जयपुर की सबसे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ये, तो फिर अलवर और फिर जोधपुर, ठीक है। वैसे भी आप आर्थिक समीक्षा में आपको पहले चैप्टर में मिल ही जाता है। इसके अलावा ये दोनों ही प्रश्न बहुत इजी हैं। विकसित भारत जो संकल्प है उसके स्तंभ पूछे गए थे, और इसके अलावा पूछा गया था विकसित राजस्थान 2047 जो है उसको दस्तावेज को तैयार किसने किया, तो वो रीति और नीति ने किया है बस, ठीक है ना। तो ये इजी प्रश्न है करंट अफेयर्स में। इसी प्रकार से ये जो था फोर्थ टाइगर रिजर्व राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो ये बहुत इजी है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये बजट घोषणा में दिया हुआ प्रश्न है, तो बजट में से सीधा सीधा उठाया है कि एसएसी का उप केंद्र कहां पर है, तो जोधपुर के अलावा जोधपुर में इसका मेन सेंटर है, और उप केंद्र जयपुर में बनेगा इसका। इसके अलावा रीजनिंग का एक प्रश्न इजी में आप काउंट कर सकते हो। पहली बार आरपीएससी ने ये जो लेटर नंबर सीरीज वाला प्रश्न है ये सिंपल दिया है, ये बहुत ही सिंपल है, 16, 32, 64, और ये लॉजिक इसमें लग रहा था, इजी प्रश्न था ये, ठीक है। इसके अलावा ये प्रश्न भी आपको इजीली मिल जाएगा हर करंट अफेयर्स की मैगजीन में, और सेमीकंडक्टर मिशन वाला भी हर मैगजीन में आपको मिल जाएगा, और ये पीएम स्वनिधि योजना वाला भी आपको हर मैगजीन में मिल जाएगा। अगस्त में से बहुत प्रश्न आए थे। अब आप देखो 9 नवंबर को एसआई टेलीकॉम का एग्जाम था, और उससे पहले सितंबर, अक्टूबर और अगस्त, ठीक है ना। तो 3 महीने पहले का जो करंट है वो बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है, वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना, इसको इजी में रख सकते हो वैसे तो, ठीक है ना। इसको मैंने आगे और कैटेगरी में भी शायद मॉडरेट में भी रखा होगा, चलो देख लेंगे, वो तो एक आधे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आर्ट कल्चर का ये लोक नृत्य वाला प्रश्न सबको आता है, तेरा ताली, अग्नि और चक्री सबको आते हैं, फड़ नहीं आता तो भी प्रश्न हो जाएगा। पछेवड़ा सबको आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 3 ऋण में से कौन सा नहीं है, तो आप सबको पता है मातृ ऋण कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये आप सबको पता ही होता है इन जनरल। ये ग्रंथ भी आप सबको पता होता है, शालीभद्र सूरी ने लिखा है, भारत बाहुबली रास, किसी भी किताब में से पढ़ लो वहां मिल जाएगा। बंबई का विभाजन भी आप सब जानते हो अच्छे से, राज्यों का पुनर्गठन पढ़ते हो वहां पे इसको अच्छे से पढ़ते हो, राष्ट्रीय एकीकरण में भी पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा करेवा, आप जब हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हो तो वहां पर जानते हो कि करेवा केसर की खेती के लिए होता है। जामडोली और उमेरन जो है ये भी आप अच्छे से इसमें जानते हो। यार कौन मैसेज कर रहा है बार बार, हाँ, तो जामडोली और उमेरन जो है ये खनन क्षेत्र हैं बेराइट्स के, ठीक है ना, बेराइट्स के। पूरे दिन में एक मैसेज नहीं आया, और अब मैसेज आ रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई शक्ति है लोगों के पास में, पता है उनको कि कब वीडियो बनाई जा रही है। इसके अलावा 99 ये जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछी, ये तो बहुत ही इजी था प्रश्न, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, आगे मैं संख्या भी बताऊंगा कितने इजी थे। मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब मॉडरेट में वैसे तो मैंने कहा था मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है उनको टफ में रखते हैं, लेकिन इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली कर जाओगे। इसकी शुरुआत 1952 में भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम इंडियन पॉलिटी के पंचायती राज वाले टॉपिक में से ये प्रश्न दिया गया है। वैसे तो राजस्थान पॉलिटी में होना चाहिए था इस टॉपिक को, पर आपके सिलेबस में ही जब ऐसा लिखा हुआ है कि इंडियन पॉलिटी में ही पंचायती राज लिखा हो तो मैंने वहीं पर दिया इसको, ठीक है। शुरुआत 1952 में,
और ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के लिए पहला आर्थिक कार्यक्रम था। ठीक है, अब आपको पता है ए और बी तो सही है, ये तो आप जानते हो अच्छे से, लेकिन इसमें फिर ए और बी सही है, इसके बाद ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है जहां पर ए और बी के अलावा और सी और डी का कोई दिया हुआ। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी हो जाता फिर अगर आप थोड़ा सा इसमें दो फैक्ट अच्छे से जानते कि 1952 में शुरू हुआ है और सामाजिक आर्थिक रूपांतरण का पहला कार्यक्रम था, ये बिल्कुल पहला ही था, 1952 में था तो पहला ही होगा। ठीक है ना, तो ये मॉडरेट की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार ये केशवानंद भारती वाला सॉरी संविधान की जो आधारभूत संरचना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक केशवानंद भारती वाला फैक्ट दिया हुआ है, एक इसमें एस आर बॉम्बई केस दिया हुआ, दो केस दिए हुए, दोनों पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये न्यायिक सक्रियता का शास्त्रीय उदाहरण है, बिल्कुल है, न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फैक्ट दिया हुआ है कि ये संसद की सर्वोच्चता को सीमित नहीं करता, क्या बात कर रहे हो यार, संसद की सर्वोच्चता को सीमित करने के लिए ही तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो भी हो जाता, लेकिन इसको इसलिए मैंने इजी में नहीं रखा क्योंकि कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे। 100% एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उसी आधार पर क्वेश्चनों को भी अपने जज कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल में बैठकर आपने किस प्रकार से परफॉर्म किया होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये मॉडरेट में आएगा, इसको अपने ना इजी में रख सकते हैं ना टफ में रख सकते हैं। राजकोषीय घाटे वाला प्रश्न, ये राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला गलत दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर नीचे उसकी विशेषता दी गई है कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये कथन कारण वाला प्रश्न है, तो इसमें अगर एक आपको पता चल गया कि ए गलत है परंतु आर सही है, इतने में ही काम हो जाता। ठीक है, फिर भारत का पहला पेपरलेस बजट, तो ये बहुत सारी किताबों में उस आधार पर देख रहे हैं, बहुत सारी किताबों में दिया होता है, बहुत सारी में नहीं दिया हुआ। इन जनरल जो अपने किताबें पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, जैसे महेश कुमार वर्णवाल में ये नहीं दिया हुआ था, और जो बूस्टर की बुक है उसमें दिया हुआ था कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब आया था। ठीक है, तो इसको मॉडरेट में अपने रख सकते हैं। फिर मुद्रास्फीति वाले प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें मॉडरेट की श्रेणी में रखा है मैंने इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि स्थिर आय पर निर्भर करने वाले लोगों को मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा हानि होगी। आज अगर मेरी आय मान लो कितने ही रुपए है, लेकिन जब मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ेगी, मान लो आज के 5 साल बाद, और मेरी आय उतनी ही पड़ी है जितनी आज है, तो सबसे ज्यादा हानि तो मुझे ही होगी ना। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा हानि स्थिर आय पर निर्भर होने वाले लोगों को होती है। इसके अलावा मुद्रास्फीति समाज में आय और संपत्ति के वितरण के ढांचे को परिवर्तित करके कुछ वर्गों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाती है, यानी अमीरी और गरीबी वाला करती है, तो बिल्कुल करती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब महंगाई बढ़ेगी तो कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब हो जाएंगे। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुआवंटन भी उत्पन्न करती है। कुआवंटन तो उत्पन्न होगा ही, जब अमीर गरीब का भेदभाव रहेगा तो संसाधन तो कुआवंटित होंगे ही। ठीक है, उनका आवंटन सही से नहीं हो पाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एग्जाम हॉल में इस प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखा है। इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। आप सब जानते हो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई है इंडिया के अंदर, लेकिन स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आरबीआई पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति जो है वो आंशिक रूप से जो जमाकर्ता होते हैं और जो बैंकर होते हैं उनके व्यवहार पर भी निर्भर करती है, जो कि सही बात है। तो इसने खुद ही दे दिया, कारण भी दे, कथन भी दे दिया और उसका एग्जैक्ट रीजन भी दे दिया, तो इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो ये, लेकिन एग्जाम हॉल में भी दिमाग में 100 चीजें चलती है, तो इसको जिन लोगों ने सही किया है वो बहुत सही किया है, उनको प्रेशर हैंडल करना आता है। जिन्होंने गलत किया है तो आपको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 21 था। इसके अलावा 31 क्वेश्चन बहुत सारी किताबों में है, बहुत सारियों में नहीं है, लेकिन इन जनरल सारी किताबों में है कि कौन सा जंतु पराध्वनि उत्पन्न करता है। आपने गेंडा और हाथी तो रिमूव कर दिए होंगे, आपके पास में दो ऑप्शन थे, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, इनमें आप कंफ्यूज हुए होंगे, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। तो डॉल्फिन जो होता है वो पराध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में से। इसके अलावा ये जो प्रश्न है बेरोजगारी दर वाला, बहुत ही सिंपल है कि बेरोजगारी की जो उच्च दरें हैं उनकी अवधियां सामान्यतः मंदी की अवधियों से, यानी बेरोजगारी जो है वो मंदी से सह संबंधित होती है। तो ये तो बहुत इजी फैक्ट है, आप इजीली कर सकते थे इसको कि बेरोजगारी और मंदी का तो
आपस में लिंक है ही। इसके अलावा बेरोजगारी दर की परिभाषा दी हुई है। तो अब ऊपर वाले फैक्ट का नीचे वाले फैक्ट से क्या लिंक है? बेरोजगारी दर की परिभाषा और बेरोजगारी और मंदी का सहसंबंध आपस में दोनों फैक्ट मैच नहीं हो रहे। तो इसका मीनिंग ये है कि दोनों है तो सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा वो उसकी आर ए की। तो लेकिन एग्जाम हॉल का वही सेम प्रेशर, उसमें आप इसको मॉडरेट की श्रेणी में ही रखोगे कि मॉडरेट का मीनिंग यही है कुछ लोगों ने इसको सही किया है, कुछ लोगों ने गलत किया है, और अटेम्प्ट नहीं किया है ऐसे लोग बहुत कम होंगे कि इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग अटेम्प्ट तो करेंगे, लालची होते हैं लोग। ये जो प्रश्न है राजस्थान जन आधार योजना एज इट इज राजस्थान के इको सर्वे में दिया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली कर सकते हो। इसलिए क्योंकि मल्टी स्टेटमेंट है, टाइम कंज्यूम करेगा थोड़ा, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन इको सर्वे में दिया हुआ है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, इसलिए मॉडरेट में। इसी प्रकार से ये डीआरडीओ का प्रश्न आपके दिया हुआ है करंट अफेयर्स में, जो कि आपको हर मैगजीन में लगभग मिल जाएगा और इजीली इस प्रश्न को किया जा सकता है। एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एक जिला एक उत्पाद के अंदर जिलों के साथ उनके उत्पाद दिए हुए हैं, तो आपको अगर एक भी जिले का उत्पाद पता है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हो। हार्ड में नहीं रख सकते, इजी में भी इसको नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री जीवन योजना अब जैव ईंधन से संबंधित थी, लेकिन बहुत सारी बुक्स में करंट की मैगजीन्स में ये नहीं मिलेगी आपको, इसलिए मॉडरेट में। प्रोजेक्ट आरोहण जो है, प्रोजेक्ट आरोहण NHAI का प्रोग्राम है, ना कि नीति आयोग का, तो ये पहला तो गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य जो आरोहण का दिया हुआ है, वित्तीय बाधाओं को दूर करना, सामाजिक आर्थिक भेदों को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना जो है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने मॉडरेट की श्रेणी में रखा है। अब रीजनिंग का ये जो कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, ये मॉडरेट में रखें। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे टीचर्स का क्योंकि जिनसे हम पढ़े हैं रीजनिंग, उन्होंने भी हमें यही बताया था कि जो अगर कथन और निष्कर्ष दोनों सेम हैं, ठीक है ना, तो फिर वो निष्कर्ष गलत होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कल या जिस पूर्व वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, ये जो आपके तार्किक रीजनिंग है, कथन निष्कर्ष कथन कार्यवाही, ये जो कथन तर्क, इनको आप PYQs में से ही पढ़ना। जिसको RPSC सही मान रही है आप भी उसी को ही सही मानना। पढ़ाया क्या जाता है कि कथन और निष्कर्ष अगर समान है तो वो निष्कर्ष गलत होगा। लेकिन आप देखो, मानविकी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के पास व्यावसायिक उपाधि नहीं है। सेकंड देखो, मानविकी क्षेत्र से संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास व्यावसायिक उपाधि नहीं है, सेम है, एज इट इज सेम है, जो कथन में लिखा है वही निष्कर्ष है, और इसको RPSC ने सही माना है। 49 का एक जो है वो आंसर माना गया है कि निष्कर्ष। सेकंड जो है वो आपका अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बोलना चाह रहा था कि आप PYQs इसके देखें, उसके अलावा आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में। इसके अलावा ये जो प्रश्न है DI का है, ये जिनको मैथ्स आती है उनके लिए इजी है, जिनको नहीं आती उनके लिए टफ है, ठीक है ना, इसलिए मॉडरेट हो गया। इसी प्रकार से परसेंटेज का ये जो प्रश्न है, अनुपात समानुपात मिक्स करके दिया है, परसेंटेज और अनुपात समानुपात को, मॉडरेट है। जिनको आता है वो कर देंगे इसको। मैंने खुद करके देखे हैं, चिंता मत करो, ठीक है ना, खुद करके देखे हैं मैंने, तब पता चला है मुझे कि इजी क्या है, मॉडरेट क्या है और टफ क्या है। इसी प्रकार से ये इको सर्वे का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मॉडरेट में रख सकते हो आप इसको। इसी प्रकार से ये युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने राजस्थान इको में ही काउंट किया है इसको। तो इसमें वर्ग दिया हुआ है और उस लाभार्थी और उनकी राशि दी हुई है, तो मॉडरेट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये जो दिया हुआ है प्रश्न 10 मीटर एयर राइफल, इसमें आप देखेंगे तो राजस्थान से ये प्रश्न आया है, इसलिए आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ये मॉडरेट में ही माना जाएगा। अब आते हैं हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चंस पे। तो ये जो नागौर दरबार वाला प्रश्न था ये मॉडरेट था। उसका रीजन ये था, जैसे आप सबको पता है रावचंद्र सेन वाला तो सबको पता है फैक्ट, लेकिन ये कल्याणमल वाला भी पता होता है, लेकिन जैसलमेर के रावल हर्राय वाला बहुत कम लोगों को पता होता है, या जिनको पता भी है तो वो एक बार के लिए थोड़े से झिझके होंगे कि यार रावल हर्राय वाला कहीं गलत तो नहीं है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखा है, ना कि इजी की श्रेणी में रखा है। वैसे इजी है ये क्वेश्चन बहुत ही। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति, इसमें कौन सी देसी रियासत का विलय जो है वो नहीं किया गया था, तो इसमें आपको रियासतें पढ़नी पड़ती है,
तो एक पढ़ के काम नहीं चलता, इसलिए इस प्रश्न को मॉडरेट में रखा गया है, लेकिन ये वैसे इजी प्रश्न ही है। इसी प्रकार ये जो मेले और उत्सव दिए हुए हैं, इनके क्रम पूछे गए हैं, काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करने की बारी है। इसमें आप ऊंट उत्सव और ग्रीष्म उत्सव अगर दो जान लेते हो अच्छे से, तो आप इस प्रश्न को इजीली कर सकते हो, इसलिए इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखते हैं। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है, ये बहुत टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा। कुछ एक दो किताबें हैं जहां पर आपको ये मिलेगा, जैसे रमेश सोनी जी की बुक होगी, इसके अलावा एक दो बुक और थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, उनमें आपको ये मिल जाएगा प्रश्न इजीली। उसमें कैटेगराइज किया हुआ है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र, इस टाइप से। दर्रों का पूर्व से पश्चिम क्रम लगभग हर किताब में मिलेगा आपको। ये भी आपको लगभग किताबों में मिल जाएगा जिनमें औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं कि पूर्वी टेक्सास औद्योगिक प्रदेश में ह्यूस्टन और डल्लास आते हैं। इसी प्रकार से फिर ये जो प्रश्न है आपका कि किस नदी का उद्गम विंध्याचल एमपी से होता है, तो ये आपको मॉडरेट में मिलेगा, ठीक है, मॉडरेट में मान सकते हो आप। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि, तो आप सब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करता है, तो डूंगरपुर एक दक्षिणी जिला है, उसके बाद अब चूरू तो उत्तर में आता है, भीलवाड़ा उससे पहले आएगा। तो ये प्रश्न आप इजीली कर सकते थे थोड़ा सा दिमाग लगा के। इसी प्रकार ये भौतिक आकृतियों वाला प्रश्न है जिसमें शाहबाद उच्च भूमि आपको पता है 12 के अंदर है, तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार से मेसा पठार आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ में। पालखेड़ा पर्वत आपको नहीं भी पता है क्योंकि ये एक राहुल चौधरी की बुक में ही दिया हुआ था। चंदवाड़ी तो आप अगर बहुत सारी किताबों में चंदवाड़ी आपको मिल जाएगा, ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में है, ठीक है ना, बूंदी की पहाड़ियों में नहीं है। तो बी और सी इसमें हो जाता, इजीली आप कर सकते थे अगर एलिमिनेशन मेथड से प्रश्न हो रहा था, यानी मॉडरेट था। अब आते हैं हार्ड क्वेश्चंस पे। अरे यार पानी, चलो आज निर्जला क्या बोलते हैं, निर्जल वृत्ति रख लेते हैं। हार्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हार्ड, इसको ध्यान से समझ लेना, क्या अटेम्प्ट करने वाला होता है, क्या छोड़ने वाला होता है, इस पे आराम से बात करेंगे अपने। देखो ये प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 का, इंडियन पॉलिटी का। इसमें ये दो फैक्ट तो आप अच्छे से जानते हो, ये 1935 के एक्ट के हैं कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दे दी और 3 सूचियों में विभाजित किया। ये तो आप 1935 के एक्ट में पढ़ते हो, तो आपने एलिमिनेट किया होगा कि ये गलत ये गलत। लेकिन विकल्प देखो आप, सेकंड और थर्ड गलत हैं, एक विकल्प 4, लेकिन एक विकल्प ये भी है कि क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही गलत है, तो फिर इसका मतलब तीनों फैक्ट आपको आने चाहिए थे। और पहला फैक्ट देखो क्या है, प्रांतों को जो विधायी शक्तियां हैं वो केंद्र से प्रत्यायोजन द्वारा प्राप्त हुई है। एज इट इज किसी भी किताब में ये फैक्ट नहीं मिलेगा, एज इट इज तो नहीं मिलेगा। लेकिन 1919 के एक्ट में जो विषयों का विभाजन किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, तो हस्तांतरण और आरक्षित जो विषय हैं, तो हस्तांतरित जो होता है वो प्रत्यायोजन से ही रिलेटेड होता है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि जो उच्च अधिकारी जो होता है वो अपनी शक्तियां जब निम्न अधिकारी को देता है, तो उसको हम प्रत्यायोजन बोलते हैं। जो पबैड के स्टूडेंट हैं या जो आरएएस मेंस के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है कि प्रत्यायोजन क्या होता है, ठीक है। तो हस्तांतरित विषय जो है उससे इस प्रश्न को किया जा सकता था, यानी ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, एज इट इज स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न हार्ड था। इसी प्रकार राजस्थान ज्योग्राफी का ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये टायर उद्योग जो है ये आपको जनरली किताबों में नहीं मिलेगा। जो फेमस किताबें भी हैं उनमें नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकांश किताबों में मिल भी जाएगा। लेकिन इसमें फिर काम नहीं चलता, जैसे मान लो जेके टायर्स जो है आपको नहीं पता है, लेकिन 3 मान लो पता है, फिर भी ये प्रश्न हार्ड में ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मेवाड़ शुगर मिल्स और वस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स जो है ये तो लगभग लोगों को पता है, लेकिन श्री सीमेंट में भी वो कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि इसके कारखाने एक दो जगह और भी हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको हार्ड क्वेश्चन, वैसे मॉडरेट में भी रख सकते हो, यानी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला था हार्ड में भी, ये भी अटेम्प्ट करने वाला था, ये भी अटेम्प्ट करने वाला था पहला भी, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा सोचना था इस प्रश्न को लेकर, ठीक है, क्योंकि आपने 2 तो एलिमिनेट कर ही दिए थे और एक बचा था जिसको आपको अच्छे से सोचना था। इसी प्रकार ये प्रश्न भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन जिस प्रश्न ने सबसे ज्यादा फंसाया है, इसमें 100% लोगों के नेगेटिव लगे हैं, वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने कितने
प्रकार के राज्यों का समायोजन किया है। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, उसमें 3 ही दिया हुआ, एक लाइन लिखी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3 प्रकार के राज्यों का। लेकिन अगर आप उस एक्ट को आगे पढ़ोगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार का भी उसमें किया गया है समायोजन, तो वो डी श्रेणी का राज्य था। तो ये तो 4 हो गए, तो उस पर लोगों को रिट लगानी चाहिए थी, बट नहीं लगा पाए होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रश्न पे रिट लगानी थी राज्यपाल वाला, उस पर भी आगे आएंगे, ठीक है। तो ये लगभग लोगों का गलत ही होगा, क्योंकि सबने 4 किया है, और क्योंकि लोगों को लगा ये इजी प्रश्न है, लेकिन ये मूल डॉक्यूमेंट में से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो अब आप अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो या इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मूल डॉक्यूमेंट थोड़ा सा पढ़ के जाना। इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है जेपी नारायण का सा अवयव लोकतंत्र, इसको ध्यान से समझना, स प्लस अवयव, ठीक है। और ये जो सर्वोदय है, सर्वोदय का भी यही मीनिंग होता है, सर्व प्लस उदय, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हार्ड है, उसका सिंपल सा रीजन है, आपको किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति करके एक टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, वहां से ये प्रश्न आया है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो जेपी नारायण का सावयव लोकतंत्र है उसका निहितार्थ कौन सा नहीं है। तो आप जानते हो कि इसमें जो सर्वोदय है, आप जानते हो कि इसमें सर्वोदय का मीनिंग सर्व प्लस उदय होता है, ठीक है। ये भी एक टाइप से सावयव का मतलब सभी को साथ लेकर चलना, स उपसर्ग वाले, आप देखो सार्वभौमिक में भी सर्व आएगा, ठीक है। इसी प्रकार समुदाय में भी समूह की भावना आ रही है, ठीक है। लेकिन परमाणविक समाज जो है वो एक अलग ही ऑप्शन है इसमें, बाकी सब तो समूह की भावना दे रहे हैं, लेकिन परमाणविक समाज एक अलग चीज है। तो इसका आंसर तो परमाणविक समाज है। लेकिन क्या ये अटेम्प्ट करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था ये प्रश्न, ये अटेम्प्ट करना चाहिए था आपको, ठीक है ना। ये प्रश्न अटेम्प्ट करने वाला था, और जिन्होंने किया है और जिनका सही है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरा लिख देना कि मैंने किया था और मेरा सही है, ठीक है ना। और ये प्रश्न अटेम्प्ट करने वाला था। ईजी में आप इसको नहीं रख पाओगे क्योंकि आपने कभी देखा नहीं था, लेकिन आराम से इस प्रश्न को किया जा सकता था, ठीक है। अब अगला प्रश्न बहुत ही बेस्ट है समझाने के लिए आपको कि मैच द कॉलम हार्ड कैसे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैच द कॉलम के अंदर अगर आप देखेंगे तो अब इसमें विधायी विषय दिए हुए हैं और संविधान में उल्लेख। तो ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको पता है समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? 12वीं अनुसूची तो सबको पता है, ठीक है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगरीय निकायों से संबंधित है। तो इसमें ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ठीक है। इसने भी बहुत स्मार्टली प्ले किया है, ठीक है। 12वीं अनुसूची का भी ये कोई और विषय दे सकता था, लेकिन आगे नगरीय लगा के आपकी सहायता की है, ठीक है ना। समवर्ती सूची, ये विवाह और विवाह विच्छेद तो आप अच्छे से जानते हो कि ये समवर्ती सूची के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ए का 4, 4 का ए, ठीक है ना, और 3 का डी, 3 का डी, लेकिन ये इसमें भी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ये आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आपको पता है संघ सूची का विषय कौन सा और राज्य सूची का। तो ये प्रश्न अब आया है डेप्थ में, ठीक है ना। यानी कि आप 12वीं अनुसूची भी आपको पता है, समवर्ती सूची भी मान लो पता है, फिर भी आप इस प्रश्न को अब तक नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो क्या ये प्रश्न छोड़ने वाला था? तो कृषि जो है वो संघ सूची, और ये जो मादक द्रव्य का उत्पादन है ये राज्य सूची। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता कि कृषि किसका विषय है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर तो है 2, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए हार्ड भी है और अधिकांश लोगों के लिए इजी भी है, लेकिन मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में रखूंगा। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसमें ये हार्ड ही माना जाएगा। इसके अलावा ये पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति वाला जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिस्पर्धी समूहों के मध्य संसाधन या अधिकारों का आवंटन निहित है, तो ये तो सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से इसमें व्यक्तिगत अधिकार का सामूहिक या राष्ट्रीय हित के साथ में संतुलन, ठीक है। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों शामिल हैं, ठीक है, उनके संतुलन सन्निहित है इसमें। लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि ये संसाधन से लिंक्ड है, ये वाला पॉइंट,
कारण वाला, इसलिए मैंने इसको हार्ड में रखा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, कोई इसकी सही व्याख्या नहीं है स्टेटमेंट दोनों ही सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। लेकिन ये प्रश्न जो है वो आपको शायद छोड़ देना चाहिए था क्योंकि इसमें प्रॉपर क्लैरिटी कहीं से भी नहीं मिल रही थी। इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न कुछ लोगों के लिए इजी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता है कि अंतरराज्यीय परिषद 1990 में गठित हुआ था और आपको अगर इनके कार्यकाल मालूम है तो वैसे भी आप जानना चाहिए था आपको कि हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया और शिवचरण माथुर 1990 से पहले के सीएम हैं। तो जिनको थोड़ा बहुत कार्यकाल का आइडिया था वो इस प्रश्न को कर देंगे, इसके अलावा ये कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न जो है कितने कार्यवाहक और कितने अतिरिक्त प्रभार, तो ये तो डिलीट ही हो जाना चाहिए था इस प्रश्न को, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजभवन की साइट पर डाटा अलग है, विधानसभा की साइट पर डाटा अलग है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में डाटा अलग है, तीनों सोर्सेज में अलग अलग आंसर इसका निकल रहा है तीनों से। ठीक है ना, तो इसको छोड़ते हैं, इसको हार्ड में ही रखते हैं। इसके अलावा ये जो वॉइस ऑफ इंडिया वाला प्रश्न है, ये पीआईबी और माई गवर्नमेंट करके साइट है वहां से लिया इन्होंने, लेकिन 2021 का बयान है, तो पता नहीं अब क्यों पूछा है, अभी तक मुझे कारण नहीं समझ में आया। अगर आपको कारण पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये फलानी कारण या इस कारण चर्चा में था इसलिए अब ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, बाकी ये 2021 का बयान है। इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है ये इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में से आया है, अधिकांश किताबों में ये आपको नहीं मिलेगा। इसका कंसेप्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये फैक्ट वार किताबों में नहीं मिलेगा। ये जीएसवीए वाले जो फॉर्मूले हैं किसी भी किताब में नहीं दिए हुए। ओएनडीसी जो है इजी जरूर है। ओएनडीसी का मीनिंग है खुला नेटवर्क, तो खुला नेटवर्क है तो एक संस्था पर निर्भरता कम होगी, सीधे संपर्क को बढ़ावा देगा, ये बात तो सही है, इसको भी कर सकते थे। और खुले नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया जहाँ क्रेता या विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित हुए बिना लेन देन कर सकता है, खुले का मतलब यही होता है। लेकिन ये जो फैक्ट है इसने आपको जरूर कंफ्यूज किया होगा कि ये कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वहां पर आपको लगा होगा ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का नेगेटिव भी लगा होगा। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि आपको थोड़ी पता है उस वक्त, क्योंकि आपके लिए तो नया क्वेश्चन है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और आपको लगा होगा कि आरपीएससी ने लिखा है कि नहीं है तो होगा ही, तो आपने इसको मान। लेकिन ये सही है फैक्ट कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है ओएनडीसी। ये भारत की आर्थिक समीक्षा में से पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करना होता है जिनमें हल्का फुल्का डाउट है। ठीक है ना, इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना था, भले ही आपको 2 फैक्ट आपने कंक्लूड कर लिए, लेकिन तीसरा फैक्ट जब तक कंक्लूड नहीं कर पाओगे इस प्रश्न का आंसर नहीं निकाल पाओगे, ये भी छोड़ना था। स्वनिधि योजना वाले में ये एक फैक्ट किताबों में जनरली किताबों में मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो 4 फैक्ट दिए हुए हैं ये चारों फैक्ट किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ। विंडोज एलो मैं पहले ही बता चुका हूं, विंडोज एलो कहीं नहीं मिला। ठीक है, एनएसएम जो मिशन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके जो फैक्ट्स हैं सारे हर किताब में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है ना, ग्रीन टी वाले पे डिस्कशन हो चुका है, कहीं पर भी नहीं है। ये इसरो की साइट से आया था, तो मैंने बताया कि मूल वेबसाइट से बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब पढ़ लेंगे। ठीक है ना, अब आप पढ़ लोगे, अब आपको पढ़ा दिया जाएगा। उपग्रह वाला ये क्वेश्चन भी इसरो की वेबसाइट से, हालांकि बूस्टर की बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसरो की वेबसाइट से पूछा है। बॉडी मास इंडेक्स, एक फैक्ट सबको पता है, दूसरा किसी को भी नहीं पता कि कमर की परिधि का उपयोग होता है इसमें। ठीक है ना, तो इसलिए ये हार्ड है, ये भी कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा नैनो टेक्नोलॉजी वाला। इसी प्रकार से ये ऑपरेशन सिंदूर वाला, आप इसमें अभिधारणा देखो, जो अजम्पशन है वो क्या है, आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के मध्य कोई अंतर नहीं करने संबंधी नया मानदंड जो है वो स्थापित किया गया। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं माना है आरपीएससी ने, तो इसलिए हार्ड में रखा जाएगा। और अगर आपने नेगेटिव किया है तो लगा देना हाजिरी। फिर अंतः प्रजनन तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछ लोगे ये प्रश्न, तो वो भी नहीं कर पाएगा इसको। अष्टभुज वाला प्रश्न भी, जिनको मैथ नहीं आती है, जिनको आती भी है तो उनके लिए भी ये मुश्किल रहा होगा। ये इसका क्या लॉजिक है मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया है कि क्या ये बेमेल, इसलिए अगर आप नाम के आधार पर देखोगे तो नाम में तो 2 जनों के नाम आ रहे हैं फिर। ठीक है, क्या इसमें ऐसे देखेंगे ये 2 है, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 2 वर्ड हैं, इसमें 4, फिर भी इसमें 2 2 वाले आ रहे हैं,
या फिर इनका लोकेशन का सीन है, क्या सीन है मुझे समझाना है यार, इसका लॉजिक क्या था इसका, अभी तक तो मुझे समझ आया नहीं। ठीक है, क्या किस लॉजिक पे ये क्वेश्चन था और किस किसने सही किया है वो भी लिख देना। ये इन जनरल आपको नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में, ठीक है ना। और ये टाइम कंज्यूमिंग था, ब्लड रिलेशन वाला इजी भले ही हो सकता है, इतना भी इजी नहीं था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, क्योंकि अगर इस टाइप का फॉर्मेट आ जाता है तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग ही होता है। ये सेम टू सेम ये भी टाइम कंज्यूमिंग था, अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो। अगर आप मैथमेटिक्स के नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप वही सेम तरीका अपनाओगे, ऐसे C+1 फिर B से इसको गुणा करोगे, है ना, BC+B+1 इस टाइप से, तो ये उस तरीके से तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाले, सेम टू सेम ये भी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी मुश्किल था याद करना इसको, इस प्रकार से इनका क्या स्पर्धाएं हैं, तो टफ क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार से ये INS उदयगिरी और हिमगिरी वाले फैक्ट आपको बहुत कम मैगजीन्स में देखने को मिलेंगे। राजस्थान भूमि आवंटन नीति जो है, इसके भी फैक्ट आपको बहुत कम मैगजीन्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और ये राज किसान साथी वाले में ये वाला फैक्ट तो आपको मिल जाएगा मैगजीन्स में, ये वाला बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए इसको हार्ड की श्रेणी में रखा गया। ये भी नहीं मिलेगा आपको, सहकारिता मंत्रालय वाला ये भी नहीं मिलेगा। इसमें 12 लोगों की टीम थी, उसका नेतृत्व किसने किया, ये मुझे लगभग मैगजीन्स में नहीं मिला है। जसनाथ जी से संबंधित बागथड़ी और पोलावास, पोलावास जाम्बो जी से संबंधित है, बागथड़ी एक जंगल था जो जसनाथ जी से रिलेटेड है, लेकिन इन जनरल बुक्स में नहीं है। मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित कौन नहीं था, सामान्य किताबों में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में जरूर दिया हुआ है। अलल पंख भी लगभग जो किताबें हैं उनमें दिया हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी क्योंकि शाहबाद का किला बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, उतना नहीं पढ़ते, मेन मेन किले पढ़ते हैं, इसलिए टफ की श्रेणी में ही आएगा। इसी प्रकार से ये जो चित्रकार दिए हुए प्रताप सिंह के दरबार में, ये तो टफ ही क्वेश्चन माना जाएगा। और ये जो ग्रंथ है ये सारे पहली बार पूछे गए हैं, सारे के सारे नए नए ग्रंथ पूछे हैं, तो इसलिए टफ है। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के बाद किसने नेतृत्व संभाला था, अब्बास तैयब जी। इन जनरल किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये वैदिक काल वाला तो मिलेगा ही नहीं, आर्य कंपटीशन के अलावा। किरण में भी शायद दिया हुआ है। ये मरुस्थल और अवस्थिति वाला हार्ड क्यों रखा है, आप बोलोगे सिम्पसन, ग्रेट सैंडी पता है हमें, मोजावे भी पता है, लेकिन नेगेव उसके बिना ये प्रश्न हो ही नहीं सकता। प्रश्न का फॉर्मेट देखो, पूछ रहा है कितने सुमेलित हैं युगम, तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि नेगेव इजराइल के अंदर है, तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। और नेगेव मुझे 100% पता है, आपको नहीं पता था एग्जाम हॉल में जब आप बैठे थे। विश्व का जैव विविधता हॉटस्पॉट पूछा है, जो आपके 36 हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से एक पूछा है कोई, ये वो भी नहीं है, हॉटेस्ट वाले में भी से नहीं पूछा, 36 में से लिया है, तो ये तो हार्ड ही है फिर क्वेश्चन। अगर आप संघ सूची में से पूछ रहे हो, राज्य सूची में से पूछ रहे हो, हॉटस्पॉट में से पूछ रहे हो, इस टाइप से अगर आप जो मतलब जैसे 36 है ये मान लो, 52 है, वहां से अगर आप 47 है मान लो, इन 47 में से कोई पूछ रहे हो चार, तो वो सारे प्रश्न फिर हार्ड ही माने जाएंगे। 47 याद करना बहुत मुश्किल है, ये प्रश्न छोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं जहां पर इस टाइप से आता है। ठीक है, जहां आपके फेमस नहीं दिए जाते हैं और नॉन फेमस पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं। इसी प्रकार से ये जलमार्ग वाला प्रश्न भी आपको उन पर बंदरगाह दिए हुए थे, आम किताबों में नहीं मिलेगा। कागज मील के अंदर आम किताबों में नहीं मिलेगा, गलियारे पर स्थित लगभग किताबों में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मुश्किल है करना इसको। अब आते हैं मेन स्थिति पर। मेन स्थिति क्या है फिर, 100 क्वेश्चन थे टोटल, एक एक करके बात करते हैं। राजस्थान हिस्ट्री के 2 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, वो चित्रकला वाला मैंने आर्ट कल्चर में डाल दिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक मॉडरेट था, एक टफ था, ऊपर मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। आर्ट कल्चर की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए थे राजस्थान से, 3 इजी थे, एक मॉडरेट था और 4 टफ थे। राजस्थान पॉलिटी के 5 क्वेश्चन में 3 इजी और 2 टफ, मॉडरेट कुछ भी नहीं था, या तो इजी आएंगे या टफ आएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन में 3 इजी, 3 मॉडरेट, 1 टफ। राजस्थान इकोनॉमी 3 इजी, 5 मॉडरेट और 2 टफ। इसका मीनिंग ये है कि राजस्थान में सिर्फ आर्ट कल्चर वाला सेगमेंट जो है ये ज्यादा आपको दिक्कत कर रहा है। इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन में 2 इजी, 1 मॉडरेट और 2 टफ। इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस में से 2 आपके इजी,
2 आपके मॉडरेट और 6 क्वेश्चन टफ की श्रेणी में आए हैं, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी के 8 क्वेश्चंस में से 5 आपके मॉडरेट और 3 टफ। इंडियन ज्योग्राफी में इजी कुछ भी नहीं था इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन ज्योग्राफी में एक इजी, 2 मॉडरेट, 2 टफ। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चंस में से 1 मॉडरेट और 3 टफ थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही बेसिक नहीं पूछी गई थी, मैं पहले ही बता दूं। जो आरएएस प्री में पूछी जाती थी बेसिक वाली, वैसी वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ नहीं पूछी जाएगी आगे भी। साइंस टेक्नोलॉजी के 7 क्वेश्चन थे कंसेप्ट और करंट को मिलाकर। 1 क्वेश्चन मॉडरेट था और 6 क्वेश्चन आपके टफ थे। क्यों? क्योंकि आपने साइट नहीं पढ़ी थी 100%। 5 क्वेश्चन जनरल साइंस से थे, सबको पता है। 1 मॉडरेट था पराध्वनि वाला और 4 थे आपके हार्ड क्वेश्चन जो किसी को हवा तक नहीं लगी थी। मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस में से 1 इजी मान सकते हो। जो इजी था वो भी मैथ का था, ठीक है ना, शायद नहीं, रीजनिंग का ही होगा। 3 क्वेश्चन आप मॉडरेट में मान सकते हो इसको, जिसमें से 2 और 1 का आंकड़ा था, यानी कि 2 मैथ के इजी मॉडरेट थे और 1 रीजनिंग का मॉडरेट था। इसके अलावा हार्ड में 6 थे, 3 रीजनिंग के और 3 मैथ के हार्ड थे। अब आप सोच के देखो कि मैथ और रीजनिंग को कितना हार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग भी अब स्कोप नहीं है आपके पास में करने का। जो लोग बोल रहे हैं कि हम रीजनिंग कर देंगे, रीजनिंग, तो रीजनिंग भी खूब टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स आपने प्रश्न देख लिए होंगे ऊपर। करंट अफेयर्स के टोटल 15 क्वेश्चंस में से 6 इजी थे, 3 मॉडरेट थे और 6 आपके हार्ड थे। अब एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। ओवरऑल एनालिसिस ये है कि टोटल 24 क्वेश्चन इजी थे, 29 क्वेश्चन मॉडरेट थे, यानी ये हो गए 53, यानी इनको तो इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। हार्ड क्वेश्चन आपके 53 थे, जिसमें से 20 एक तो अटेम्प्ट करने लायक थे आराम से, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही सावधानी से प्रश्नों को करना था। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि आप 73 75 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, 73 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आपको वो नेगेटिव वाला रूल पता है कि 3 1 का नियम होता है, ठीक है, कि 3 गलत करोगे तो 1 सही का नंबर कट जाएगा। तो यहां तक रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने आते हैं आज मूल सवाल के ऊपर अपने, ठीक है ना। मूल सवाल क्या है? मूल सवाल ये है कि 36% का जो बैरियर, क्योंकि 40% 42% तो क्या हम कर लेंगे, हिंदी में भी निकाल देंगे उसको, तो ठीक है 36% वाला। लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दो कि जीके के 36% कैसे लाएं। तो ये इसीलिए बताया था कि एसआई टेलीकॉम से टफ पेपर नहीं बन सकता, ठीक है ना। एसआई टेलीकॉम काफी टफ पेपर की श्रेणी में था, जहां 53 क्वेश्चन, 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन हार्ड की श्रेणी में है। कभी नहीं देखा गया। आप अगर उनको एनालिसिस करने बैठ जाएं 21 वाले पेपर्स को, 16 वाले को तो करने की जरूरत ही नहीं है अभी। 21 वाले भी अगर आप करने बैठ जाओ अब, तो आपको हार्ड क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिलेंगे। लेकिन अब स्थिति उल्टी हो चुकी है, 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन हार्ड हैं, ठीक है ना। तो अब पहले क्या बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अब मैं बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सही होने वाले प्रश्न अटेम्प्ट करो। तो अब 36% लाना है आपको, सिंपल 36 क्वेश्चन करने हैं, यही है, 72 मार्क्स लाने हैं। अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन कितने हैं? 73 to 75 अभी भी हैं, उनमें से 36 ही करने हैं, 50%। 72 ही मान लो, चलो 72 ही क्वेश्चन मान लो कि अटेम्प्ट करने लायक है, और लाने कितने? 36। अभी भी बताने की आवश्यकता है क्या आगे? ये स्थिति थी, ये आपको डराया जा रहा था। ऑन पेपर स्थिति अलग है, बोलने में अब बहुत सारे लोग एनालिसिस तो करते हैं नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आके बोल देंगे इतना हार्ड आया, इतना हार्ड आया, अब क्या होगा ना। आप करते हो, मुझे 100% पता है, आपने भी कभी नहीं किया होगा इस प्रकार का एनालिसिस, ठीक है। आपने कभी एक प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की होगी आके वापस। इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं, तो अब मैंने इसमें हर प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश की एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के, कि एग्जाम हॉल में क्या स्थिति हो सकती थी, इस प्रश्न के किस फैक्ट पे डाउट हो सकता था मुझे। जैसे ओएनडीसी वाला था कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वहां मुझे डाउट लगा कि वहां मैं ये सोच सकता था कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हर प्रश्न को मैंने इक्वल टाइम दिया है, लगभग 1.5 दिन लगाया मुझे इस पीपीटी को बनाने में, हर एक प्रश्न को समझने में। उस आधार पर ये एनालिसिस किया गया है, और आप सब इससे एग्री करोगे मुझे पता है, ठीक है।
जो डिसएग्री करेंगे, ठीक है, उनका भी स्वागत है। आप अपना जो मूल तर्क है वो जरूर देकर जाना, ऐसे खाली बात मत करना, ठीक है, खाली बात करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। पेन पेपर उठा के बात करनी है, ठीक है। तो ये जो हवा उड़ा रखी है मार्केट में, ये 36% लाने मुश्किल हो रही है। तो 72 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने लायक थे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है थोड़ी बहुत भी, तो भी आप 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। उनमें से नेगेटिव कट काट के क्या 50% कट जाते हैं? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आराम से हो सकता है। अब आते हैं कुछ और बातों पर। किसी लिख दिया गया कैसे कैसे पार करें 36% का बैरियर। तो अभी भी बताना पड़ेगा क्या, लेकिन मैं कुछ और चीजें आपको समझा देता हूँ। देखो 50% से ज्यादा प्रश्न तो है अटेम्प्ट करने वाले, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 72 के आसपास थे जिनमें नेगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादा नहीं लगेगी, यानी कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो 50% के आसपास है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इनमें आपको ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल। फिर आप जाओगे जब हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वहां आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो एक सीमा में रहकर ही आप अटेम्प्ट करना, जिनमें आपको लगता है कि ये प्रश्न अटेम्प्ट करने लायक था, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि ये लायक था, ये छोड़ना था, ये छोड़ना था, ये अटेम्प्ट करना था, वो आपको खुद भी समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रिक बताता हूँ, मैथ और रीजनिंग जो है उसको आप, मुझे नहीं पता आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो, लेकिन सबसे लास्ट में करना, भले ही कितने बड़े आप शहंशाह हो मैथ और रीजनिंग के, लेकिन उसको सबसे लास्ट में करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप अपना टाइम बचा लोगे। अगर आप इसको शुरू में स्टार्ट कर दिया और एक आधे प्रश्न में भी फंस गए और टाइम चला गया, तो 2 ही घंटे का है, ध्यान रखना, सिर्फ 2 ही घंटे मिलेंगे। ये RAS फ्री नहीं है कि यहाँ आपको 3 घंटे मिलेंगे, यहाँ सिर्फ 2 ही घंटे मिलेंगे, और एक बार टाइम निकला और प्रेशर आया, फिर सही वाले गलत होते टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए मैथ और रीजनिंग सबसे लास्ट में करना, ताकि आपके पास में एक पर्याप्त समय बचे उन प्रश्नों को करने के लिए, और एक कॉन्फिडेंस ही रहे कि अब तो इजीली, अब 10 ही प्रश्न करने और हमारे पास 45 मिनट पड़े, तो फिर आप उनको भी आराम से करोगे, ठीक है। शुरू में, और शुरू में एक चीज और होती है, शुरू में एक प्रेशर होता है पेपर कैसा होगा, और उसमें अगर आपने डायरेक्ट मैथ रीजनिंग स्टार्ट कर दी तो दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम, फिफ्थ ऑप्शन का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या करना है, बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, जैसे मान लो, वैसे तो ज्यादा फिफ्थ ऑप्शन ही भरना है अब, जैसा RPSC पेपर बना रही है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने सारी ग्राउंड रियलिटी बता दी है। क्या ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे। अगर आप लोगों की बातों में आओगे, पैनिक करोगे, तो फिर दिखते हैं ही। अब देखो फिफ्थ ऑप्शन का क्या सीन होता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन को रिजर्व रखते हैं कि मैं ये भी करूंगा, 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 उस चक्कर में वो पांचवा विकल्प भरते हैं नहीं, फिर एकदम से उनकी कॉपी छीन ली जाती है, और फिर जो नहीं भरते हैं आपको पता है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो इस दुविधा को कैसे हल किया जाए, इसको हल करने का बहुत सिंपल तरीका है। 5 मिनट पहले ये डिसाइड कर लो कि जो जीके के क्वेश्चन है ना, उनमें कौन से करने और कौन से छोड़ने हैं। 5 मिनट पहले डिसाइड करके बैठ जाओ। डिसाइड नहीं करना, भरना है 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले भरे हुए होने चाहिए आपके जीके के क्वेश्चनों के सारे गोले। और मैथ रीजनिंग के जो 10 बच गए हैं, उनमें चलो मान लो आपको कोई एक प्रश्न ऐसा लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूं, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, तो उसको एक बार छोड़ लो, बाकी के 9 भर दो। बाकी के 9 के गोले आपने जिनमें जिन जिन के पांचवा भरना था वो भर दो, और जो एक बच गया है उसको एक बार कर लो, ठीक है। फिर जब वो कॉपी लेने आएगा तब अगर हो रहा है, अगर आपका आंसर आ गया तो वो आंसर भर दो, नहीं तो जल्दी से पांचवा भर दो उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इस वजह से आपका कोई नेगेटिव ना चला जाए कि आप पांचवा विकल्प ना भर के हो, ठीक है। रणनीति मैंने बता दी है। RAS प्री वाली रणनीति यहाँ नहीं चलेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप 100 क्वेश्चन करके आओगे तो 100% आप ऐसा ही नहीं बनोगे। 53% क्वेश्चन हार्ड थे और आप 100% करने जा रहे हो, तो ये सही रणनीति नहीं है।
आपको प्रश्न ज्यादा नहीं करने हैं, सही हो सकने वाले प्रश्न ज्यादा करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अनावश्यक तुक्के मत मारना, नहीं तो फिर ठीक है। कट ऑफ कितनी रहेगी ये चिंता मत करना ना, आप अभी ये सवाल पूछना, अभी ये सवाल नहीं पूछना है कट ऑफ कितनी रहेगी, और ना ही पेपर होने के बाद में ये सवाल पूछना है। ना कोई वीडियो देखनी है आपको, अभी कोई कट ऑफ अनुमान बता रहा है तो वो वीडियो मत देखना, ठीक है, वो आपका दुश्मन है। ठीक है, अगर पेपर होने के बाद भी कोई कट ऑफ का अनुमान बता रहा है तो वो भी नहीं देखनी है। अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा कट ऑफ कितनी है। आप तो ईमानदारी से आंसर की से अपना पेपर मिला लेना अगले दिन, जब भी वो आंसर किया है तब, ठीक है। बस वो मिला के बैठ जाना और ये भरोसा रखना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना कर लेना और तुरंत अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाना। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पर, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेटजी वाला सीन समझा दिया, PYQ बचे हुए हैं, आ जाएगी वीडियो। ये एक तो थैंक्स कर दो आप आज 2 लोगों का, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी क्या है कि क्रॉस चेकिंग वाला काम चल रहा है। शब्दावली की क्रॉस चेकिंग हो चुकी है, बस उसको फाइनल बनानी है, ठीक है। शब्दावली आप ऐसे मान लो रेडी है एक टाइप से। अब चल रही है मुहावरे की क्रॉस चेकिंग। तो मैं क्या करता हूँ, 2 लोगों को रिजर्व में रखता हूँ, ठीक है ना, कि एक अगर मना करेगा तो दूसरे को बुला लेंगे। लेकिन आज सीन क्या हुआ कि दोनों ने ही सेम कारण बताया कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, दोनों का सेम रीजन, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। तो भाई ऐसा मत किया करो यार, ठीक है ना। मेरा टारगेट है 15 जनवरी तक आपको पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और साइंस टेक्नोलॉजी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में 15 जनवरी तक प्रोवाइड करवा दिया जाए सारा का सारा, ठीक है ना। फिर आप मेरी जान खाना बंद कर दो ताकि, लेकिन इसमें अब इस टाइप से अगर ये गतिविधियां चलेगी तो सही नहीं है। इसलिए अगर आप मैसेज करते हो कि मैं आ रहा हूँ क्रॉस चेकिंग के लिए, तो फिर आप विद क्लैरिटी आया करो, ठीक है ना, विद क्लैरिटी आया करो और एक दिन पहले बता दिया करो। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं मैं कि एक भी एरर और एक भी वर्ड जो है वो छूटा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भोलानाथ तिवारी जी की बुक में जितने दिए हैं उतने सारे, गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट में जितनी शब्दावलियां दी हुई सारी, कुछ भी उसमें एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्रॉस चेकिंग करवा रहे हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी टाइम लगता है और वीडियोस नहीं बना पाता। आज कोई नहीं आया तो मैंने वीडियो बना ली, ठीक है। कल से मैं काम कर रहा था वीडियो पे, आधा दिन कल का लग गया और आज का लगभग पूरा दिन, अभी 6 बज गए हैं, ठीक है ना। तो ये था, आई होप वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया फिर अभी तक, करो अभी, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, ठीक है ना। और ये पारिभाषिक शब्दावली और इन सब की क्लासेस जल्दी आ जाएगी, बस ये क्रॉस चेकिंग वाला काम चल रहा है इसलिए क्लासेस रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन 31 जनवरी से पहले शब्दावली, मुहावरे वगैरह ये सब, अब मुहावरे का तो मैं सोच रहा हूँ, लाइव में तो लोग टाइम खराब करते हैं ऐसे ही, तो मुहावरे क्या करते हैं, एक शॉट में ही रिकॉर्डेड डाल देते हैं सारे। एक वीडियो होगी कोई मान लो 15-1 घंटे की, उसमें सारे के सारे मुहावरे डाल देते हैं। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये सही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। और शब्दावली की बची हुई क्लासेस हैं, फिर 6 क्लासेस बची हुई है शब्दावली की, डाल देंगे एक साथ ही, डाल देंगे सारी, ठीक है ना। और फिर उनमें कंबाइंड करके एक ही क्लास बना देंगे सबको। साइंस टेक की क्लासेस भी जल्दी आ जाएगी आपके, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो बचे हुए टॉपिक हैं उनकी। और एक जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसकी एक क्लास बची हुई है, आ जाएगी जल्दी, ठीक है। धैर्य रखो बस, 31 जनवरी से पहले पहले सब कुछ डन। चलो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दिया करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। और ये हाइप वाइप भी होती है क्या इसमें, हाइप अगर होती है, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाइप का तो हाइप भी कर दिया करो। क्या कर रहे हो यार तुम।